हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आप सभी देख रहे हैं कार्तिक साइंस क्लासेस को। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो है हम आपको साइंस में जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर है, जैसे कहिए तो साउंड वेव। तो साउंड वेव से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को ले लीजिए, तो उसमें साइंस का जो वेटेज है, आप ये जानते हैं कि 25% साइंस से ही पूछा जाता है। तो जिसके कारण से इसका इम्पोर्टेंस ऐसे ही बढ़ जाता है। तो किसी न किसी शिफ्ट में ध्वनि तरंग से ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर लगाते होंगे तो ज़रूर देखते होंगे कि ध्वनि तरंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आज हम चल करके देखते हैं कि ध्वनि तरंग से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्वनि भी एक प्रकार का क्या है, तरंग है। तो सबसे पहले हम तरंग को जानते हैं कि तरंग होता क्या है। इसके बाद ध्वनि पर चलेंगे, ध्वनि तरंग के बारे में जानेंगे। फिर ध्वनि तरंग के और क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अभी देखते हैं तरंग क्या होते हैं एवं उसके गुण। तो कहता तरंग के बारे में देखिए, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जब भी किसी निकाय की संतुलन अवस्था में विक्षोभ उत्पन्न हो और विक्षोभ यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो तो तरंगें उत्पन्न हो जाती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर तरंग के बारे में डिफिनीशन दिया गया है कि तरंग है क्या, कि यह तरंग है एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। आप नदी में देखते होंगे कि अगर शांत जल अगर है, पूरे अगर शांत जल है, तो उसमें अगर आप अगर पत्थर अगर मारते हैं पानी में, तो आप क्या देखते हैं कि उसमें एक प्रकार का डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। और वह डिस्टरबेंस आपको एक लहर के रूप में, चाहे देखिएगा कि इस प्रकार से, जैसे ये मान लीजिए कि ये तालाब है कोई, इसमें पानी भरा हुआ है, इस तालाब में मान चलिए कि पानी भरा हुआ है। तो अगर आप एक पत्थर मारते और मान लीजिए पत्थर इस प्रकार की, इतना बड़ा पत्थर है और यहाँ पर आप मारे, तो आप क्या देखिएगा कि पानी की जो लहर जो होती है, इस प्रकार संचरित होते हुए वो तट तक आ जाता है। ये तट होता है, किनारा होता है, किनारा तक आ जाता है। तो यही जो डिस्टरबेंस आप क्या देखें कि यहाँ पर हमने उत्पन्न किया डिस्टरबेंस को, और यह डिस्टरबेंस धीरे धीरे यहाँ तक आ गया। तो यही क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। यही डिस्टरबेंस जो होता है तरंग कहलाता है। तो कहता है कि जब भी किसी निकाय की संतुलन अवस्था में विक्षोभ उत्पन्न हो तथा विक्षोभ यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो तो तरंगें उत्पन्न हो जाती है। फिर देखिए, तरंगे द्वारा ऊर्जा एवं संवेग का संचरण होता है। यह भी ध्यान रखिए। क्या वो कहता है कि अगला पॉइंट है कि तरंग द्वारा ऊर्जा और संवेग संचरित होता है। आप कहिएगा ये कैसे होगा कि तरंग के द्वारा ऊर्जा का संचरण कैसे हो सकता है। तो तरंग के द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है, इसको आप बाद में समझिएगा। फिर कहता है इसके निम्न गुण हैं। माध्यम में जब तरंगे संचरित होता है तो माध्यम के कण अपने साम्य अवस्था के दोनों ओर सरल आवर्त गति करते हैं। अगर इसको हम हटा करके फिर से देखिए, अगर बात करते हैं तो कहता है इसके निम्न गुण हैं। ध्वनि माध्यम में जब तरंगे संचरित होता है तो माध्यम के कण अपने साम्य अवस्था के दोनों ओर सरल आवर्त गति करता है। तो आप इसमें क्या देखिएगा कि अगर यहाँ की अगर बात किया जाए तो ये अगर पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा कुछ दूर, फिर क्या होगा कि ये पार्टिकल नीचे भी जाएगा उतना दूर। तो इसका अगर इस पार्टिकल का अगर मोशन के अगर बारे में बात किया जाए तो ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार से मोशन करेगा। अब क्या देख रहे हैं कि अगर बात किया जाए तो पहले ये इतना दूर ऊपर गया, फिर ये जो है उतना ही दूर नीचे जाएगा। तो यही है, ये कहता है जब तरंग संचरित होता है, जब आगे बढ़ता है तरंग,
तो माध्यम के कण अपने साम्य अवस्था के दोनों ओर सरल आवर्त गति करते हैं। आवर्त का मतलब होता है पीरियोडिक मोशन करना, कि वह फिर से उसी जगह पर आ जाता है। जैसे आप क्या देखिएगा कि ये इस अवस्था पर था, सबसे पहले ये ऊपर गया, सबसे पहले ये पार्टिकल क्या हुआ, ये पार्टिकल ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आ जाएगा, फिर जो है मतलब कुछ देर के बाद फिर नीचे उतरेगा, फिर कुछ देर के बाद बीच में आ जाएगा, फिर यह नीचे चला जाएगा, नीचे यहाँ तक आ जाएगा, तो ये यहाँ पर चला आएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए फिर अब जो है फिर से अगर ऊपर जाएगा तो देखिए यही अवस्था को प्राप्त कर लिया। जैसे शुरू में यहाँ से चलना शुरू किया था, तब फिर से यहीं से चलना शुरू करेगा। तो इसका मतलब है कुछ देर के बाद जो है, कुछ टाइम के बाद जो है मतलब क्या करता है कि फिर से उसी गति को दोहराएगा। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, या फिर आवर्त गति कहते हैं, कि एक पीरियड के बाद गति दोहराता है। एक पीरियड के बाद क्या होता है, एक आवर्त के बाद गति दोहराता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि आवर्त गति करते हैं। तो ये समझ गए। फिर देखिए कि तरंग गति में माध्यम के कणों का वेग भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए कहता है कि यह जो तरंग की जो गति जो आप देख रहे हैं, तो कहा जाता है कि भिन्न भिन्न माध्यम में तरंग की गति भिन्न भिन्न होती है। तरंग का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ये बात भी सही है। अगर ठोस का अगर बात किया जाए, या फिर आप अगर द्रव का अगर बात किया जाए, या फिर गैस की बात किया जाए, तो आप क्या देख रहे हैं कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो इसका गति भी चेंज हो रहा है। या फिर निर्वात की भी आप बात कर सकते हैं। जैसे लाइट वेव जो होता है वह निर्वात में चलता है, फिर जो है निर्वात से मतलब कि फिर जब वह वायु में आता है, थोड़ा डेंस मीडियम आता है, घना मीडियम आता है, तो क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाता है। फिर देखिए कि हम चलते हैं आगे। कहता है कि किसी भी निश्चित माध्यम में तरंग की चाल नियत रहती है। किसी भी निश्चित माध्यम में तरंग की चाल नियत रहती है। तरंग की चाल का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य या तीव्रता पर नहीं। कहता है कि किसी भी निश्चित माध्यम में तरंग की जो चाल जो होती है, वह तरंग की चाल का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम का नेचर कैसा है, न कि आवृत्ति पर या फिर तरंग दैर्घ्य पर या फिर तीव्रता पर निर्भर करता है। ये तीव्रता पर निर्भर करता है। तो तरंग गति में तो ये समझ गए कि तरंग की चाल किस पर निर्भर करता है। ये एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि बताइए तरंग की चाल किस पर डिपेंड करेगा। तरंग की चाल जो डिपेंड करेगा वह केवल और केवल डिपेंड करेगा प्रकृति, जो मतलब माध्यम का जो प्रकृति होता है उसी पर डिपेंड करेगा। तो आप उसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि तरंग गति में माध्यम के कणों की कला निरंतर बदलती रहती है। तरंग गति में माध्यम की जो कणों की कला निरंतर बदलती रहती है। अगर माध्यम के कण की अगर बात किया जाए तो उसकी कला का मतलब होता है फेज उसका बदलते रहता है। तो आप इसमें क्या देखे थे कि आपको एक पार्टिकल को लेकर के बताए थे कि पहले यह यहाँ पर इस फेज में है, फिर देखिए ऊपर आ जाता है ये इस फेज में, फिर यहाँ से नीचे आता है ये इस फेज में, फिर देखिए यह इसी फेज में नीचे की तरफ जाता है, फिर यह नीचे की तरफ आ जाता है, तो फिर यह ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब इतना फेज जो है आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा। फेज का मतलब वही है कि अपना स्थान जो है मतलब किसी टाइम विशेष पर अपना स्थान मतलब कौन सा स्थान ग्रहण किया हुआ है वही उसका फेज कहलाता है। तो ये भी जान लीजिए। फिर तरंग के संचरण के लिए माध्यम के निम्न गुण होने चाहिए। कहता अगर कोई भी तरंग संचरण करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए उसके पास ये गुण होने चाहिए। प्रतिस्थता का गुण होना चाहिए। मतलब क्या है कि इससे माध्यम के कण अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर सके। प्रतिस्थता का मतलब होता है कि ये
माध्यम के कण, इससे माध्यम के जो कण होते हैं अपनी मूल अवस्था को अगर प्राप्त कर पाएगा तो ही मतलब उसी मीडियम में क्या होगा कि तरंग चलेगा। फिर देखिए कि कहता जड़त्व इस गुण के कारण ऊर्जा संचित करके साम्य अवस्था पर रुकता नहीं है बल्कि दूसरी ओर चला जाता है। तो ये जड़त्व का नियम हुआ कि इस गुण के कारण ऊर्जा संचित करके साम्य अवस्था पर रुकता नहीं है बल्कि दूसरी ओर चला जाता है। ये क्या रहा कि जड़त्व का नियम रहा। ये जड़त्व का नियम का भी इसमें ज़रूरी होता है। तो दो चीज़ होनी चाहिए किसी भी तरंग को संचरित होने के लिए। अब देखिए तरंगों के प्रकार पर आ जाते हैं कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तरंग के प्रकार हुए, आपको इसमें दिख रहा होगा कि तरंग के प्रकार के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो तरंग के प्रकार सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये देखिए कि कहता माध्यम के आवश्यकताओं के आधार पर इस आधार पर यह 2 प्रकार का होता है, यांत्रिक तरंगे और फिर दूसरा होता है यांत्रिक तरंग हो जाएगा। फिर मतलब कि देखिए पहले यांत्रिक तरंग के बारे में जानते हैं कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यांत्रिक जो मैकेनिकल वेव जो होती है उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह तरंग 3 प्रकार के होते हैं जो अब माध्यम पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि मैकेनिकल वेव जो होते हैं या फिर यांत्रिक तरंग जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, कहता माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। मतलब संचरण अगर इस दिशा की ओर हो रहा है तो कंपन जो वस्तु का कंपन होगा या पार्टिकल का कंपन होगा वह ऊपर नीचे होगा। जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस चीज़ को मतलब क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव है। मतलब वेव की दिशा किधर है, वेव मतलब तरंग का संचरण की दिशा किधर है। तो अगर इस प्रकार से लेटा हुआ इस प्रकार से अगर है तो इसको हम कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरंग को आप देख सकते हैं कि जो दिखाया हुआ है इस प्रकार से, तो ये भी एक प्रकार का तरंग का उदाहरण है। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप तो चलिए मतलब चल करके आपको और आगे ले चलते हैं कि ये जो है कि ये तरंग ठोसों में संचरित होती है तथा साथ ही द्रव की सतह पर उत्पन्न हो सकती है, किंतु गैसों में यह संचरित नहीं होती है। कहता ये जो होते हैं यांत्रिक वेव जो होते हैं गैस में संचरण कहता है कि ये नहीं होते हैं। ये तरंग ठोसों में संचरित होती है तथा साथ ही द्रव की सतह पर उत्पन्न हो जाती है, किंतु गैसों में यह संचरित नहीं होती है। इस तरंग के संचरण के लिए माध्यम में दृढ़ता का गुण होना चाहिए और यह तरंग ध्रुवित की जा सकती है। और सितारों की डोरी या वायलिन की डोरी में कंपन, तबला या ढोलक की झिल्ली में कंपन, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग या निर्वात या गैस में प्रकाश तरंग आदि इसके उदाहरण हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल वेव का ये सभी उदाहरण था कि सितार की डोरी या फिर वायलिन की डोरी में कंपन, तबला या ढोलक की झिल्ली जो होती है झिल्ली में कंपन और जल की सतह पर उत्पन्न तरंग या फिर निर्वात या गैस में प्रकाश तरंग आदि इसके उदाहरण हैं। कि प्रकाश तरंग भी इन सभी का ही उदाहरण है मैकेनिकल वेव्स का। फिर देखिए अनुदैर्ध्य तरंग आते हैं। दूसरा कौन सा आता है, अनुदैर्ध्य तरंग। कहता है माध्यम के तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, अर्थात यह माध्यम के समानांतर गमन करते हैं। माध्यम के समानांतर गमन करते हैं। तो ये ध्वनि तरंग जो होते हैं आपके किस प्रकार का होते हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। कि जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि होता क्या है कि अगर कोई जैसे मान के चलिए कि यहाँ से तरंग उत्पन्न हुआ, इस जगह से तरंग क्या हुआ, इस जगह से तरंग उत्पन्न हुआ
तो ये तरंग क्या करता है, वायु के कण को सबसे पहले ये दबाता है, तो ये दबाने के बाद सब सट जाता है, वायु के जो कण होते हैं सट जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये मतलब आगे की तरफ चला जाता है, तो आगे जो है आगे वाला फिर कण सट जाएगा और ये ढीला पड़ जाता है, मतलब ये फिर सही हो जाएगा, अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा। मतलब पहले हटा के था तो ये हटा हो जाएगा और ये सट जाएगा, ये आगे वाला सट जाएगा। फिर जैसे ये आगे जो है वेव को धकेल देगा, ये दे देगा, तो आगे वाला कण सट जाएगा, आगे वाला जितने भी कण होंगे वे सट जाएंगे सभी, लेकिन ये जो है फिर से वापस मतलब हट जाएंगे सब। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि ध्वनि तरंग चलते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया, जैसे यहाँ पर बहुत सारे कण पास होंगे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ जैसे यहाँ पर पास में भी है, तो यहाँ पर अभी क्या है कि ये मतलब हट के हैं। फिर देखिए होता क्या है कि सी जो है, जैसे अब देखिए फिर जैसे यहाँ पर और यहाँ पर भी सी दिखाया, यहाँ पर आर दिखाया। तो सी यहाँ पर क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, फिर आर विरलन हो रहा है। तो यह संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है। तो इसको आप याद रखिएगा, यह संपीड़न और विरलन के माध्यम से गमन करता है। फिर देखिए कहता है ये तरंगे ठोस, द्रव या गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती है। कहता है यह जो है यह तीनों ही माध्यम में संचरित हो सकते हैं। इसके संचरण के लिए माध्यम के प्रत्यस्थता गुण का होना आवश्यक होता है। तो ये प्रत्यस्थता गुण होना चाहिए। प्रत्यस्थता गुण क्या होता है, इलास्टिसिटी की माध्यम के कण जो हैं या माध्यम में थोड़ा इलास्टिसिटी होना चाहिए, मतलब वह उसको दबाइएगा तो वो दब जाएगा और फिर जैसे उसको छोड़िएगा, दाब को हटाइएगा तो फिर से अपने अवस्था में आ जाएगा। तो इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे एक रबर वाला जो गेंद होता है, तो गेंद को अगर दबाइएगा तो दब जाएगा, लेकिन छोड़ दीजिएगा तो फिर से गेंद बन जाएगा, मतलब फिर से वो अपनी अवस्था में आ जाएगा। फिर कहता है कि वायु में ध्वनि तरंगे, आर्गन पाइप में वायु स्तंभ का कंपन, अनुनादी उपकरणों में जल की सतह के ऊपर वायु स्तंभ का कंपन आदि इसका उदाहरण है। ये हो जाएंगे सतही तरंगे, सरफेस वेव। ये वो तरंग जो माध्यम के अंतर फलकों के मध्य उत्पन्न होता है, ये सतही तरंगे हो गया। फिर गुरुत्व तरंग, दो तरलों के घनत्व में अंतर के कारण उत्पन्न तरंग होते हैं। प्रत्यस्थता तरंग, भूकंप तरंग आदि इसके उदाहरण हैं। तो ये भी हो जाएंगे। आप इसको याद रखिएगा कि जो तीसरा जो होता है सरफेस तरंग जो होता है, सतही तरंग जो होता है, ये जैसे हो गया गुरुत्व तरंग, दो तरलों के घनत्वों में अंतर के कारण से उत्पन्न तरंगे। प्रत्यस्थता तरंग जो होते हैं, भूकंप तरंग इसके उदाहरण हैं। तो भूकंप किस प्रकार का तरंग है, तो ये सरफेस वेव है। भूकंप तरंग किस प्रकार का है तरंग, एक सरफेस वेव है। तो इसको याद रखिएगा कि भूकंप तरंग कैसा है, तो सतही तरंग है। विद्युत देखिए, अब दूसरा जो एक बताए थे आपको कि जो होता है यहाँ पर, जैसे आप पढ़े थे कि तरंग के प्रकार में आप देखे थे कि पहला था यांत्रिक तरंग, जो कि मैकेनिकल वेव था, कि इस प्रकार से आपको मतलब हिलता डुलता हुआ पदार्थ या कण जो है आपको प्रतीत होता था। लेकिन अब जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग देखिएगा तो उसमें आपको कोई भी माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो आप इसमें देखिए, इसमें क्या है कि कहता विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए प्रकाश तरंगे, ऊष्मीय तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे और फिर एक्स किरण, ये सभी जो हैं प्रकाश के मतलब माध्यम के बिना भी चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि माध्यम आ जाएगा तो नहीं चलेगा, जहाँ चलने को होगा वहीं चल सकता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के भी चल सकते हैं। फिर देखिए कहता है कि ऊर्जा संचरण के आधार पर, इस आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती है, प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे। प्रोग्रेसिव वेव, ये तरंगे माध्यम एक नियत वेग से आगे बढ़ती है तथा माध्यम में ऊर्जा को संचरित करती है। ध्वनि और प्रकाश तरंगे, तो इस प्रकार की तरंगे क्या होते हैं कि ऊर्जा को संचरण करते हैं।
फिर देखिए कि परागामी तरंगे क्या होते हैं। परागामी तरंगे जो होती है, कहता है स्टेशनरी वेव, ये तरंगे माध्यम में दो सीमाओं के मध्य नियत रहती है। इन तरंगों में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। जैसे डोरी में तरंग जो होता है उसमें उससे ऊर्जा का संचरण नहीं होगा। फिर आर्गन पाइप में जो तरंग जो लगा हुआ रहता है, तो आर्गन पाइप में भी उसी प्रकार से तो कहता है कि सीमा के आधार पर एक विमीय तरंगे, इन तरंगों में ऊर्जा का संचरण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश होते हैं। फिर देखिए तनी हुई डोरी में संचरित तरंगे जो होते हैं, बीमा के आधार पर कहते हैं एक विमीय तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश होता है। द्विविमीय तरंगे, इन तरंगों में ऊर्जा का संचरण या स्थानांतरण एक ही तल में होता है। जल की सतह पर बनने वाली तरंगे द्विविमीय तरंग कहलाते हैं। फिर देखिए कि मतलब वह पसर के चलता है, यह एक ही लाइन में चलता है। त्रिविमीय तरंगे, इन तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण सभी संभव दिशाओं में होता है, जैसे आकाश में संचरित ध्वनि, या फिर आप अगर प्रकाश तरंग के बारे में देखिएगा तो ये जो होते हैं ये त्रिविमीय तरंगे हो जाते हैं। फिर विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, वे तरंगे जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्वावक्रीय दोलनों से बनी होती है तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। तब कहता वे तरंगे जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्वावक्रीय दोलनों से बनी होती है तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। दोलन जो होती है संचरण दिशा के लंबवत होनी चाहिए, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे इसको देख लीजिए कि जेड एक्सिस पर अगर मैग्नेटिक अगर है और वाई एक्सिस पर अगर इलेक्ट्रिक करंट है, तो फिर कहता है कि आप वेग की दिशा किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इस प्रकार की जो वेव जो होती है उसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कहता है सैद्धांतिक गणना से यह पता चलता है, सैद्धांतिक गणना से पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब जब आप देख ले कि आगे केवल चल रहा है तो आगे कौन सी तरंग चलता है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। इनमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। तो देख लीजिए कि यह अगर जेड एक्सिस पर अगर आपका क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, तो वाई एक्सिस पर मतलब 90 डिग्री बनाते हुए वाई एक्सिस पर क्या है कि इलेक्ट्रिक जो क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र होते हैं, वो होते हैं। 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सैद्धांतिक आधार पर विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कहता है इसको याद रखिएगा कि जो विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो मैक्सवेल ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या है कि ये त्वरित, अवमंदित तथा दोलायमान आवेशों के कारण उत्सर्जित होते हैं। तो ये वैसे आवेशों के कारण से उत्पन्न होते हैं जो त्वरित होते हैं, अवमंदित होते हैं अथवा दोलायमान आवेशों के कारण मतलब उत्सर्जित होते हैं। ये अनुप्रस्थ प्रकृति के हैं, जिसके तरंग के संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ये अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगें होती है, ये भी याद रखिएगा। फिर कहता है इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। इन तरंगों का निर्वात में अधिकतम चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इस मान को देख कर के याद आ गया होगा कि ये तो प्रकाश की चाल है, तो इसका मतलब प्रकाश भी एक प्रकार से क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर कहता किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, विद्युत तरंगों की चाल क्या होता है, मतलब इस प्रकार से होता है। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी नहीं पूछा जाएगा। ये तरंगे किसी बाह्य विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित नहीं होती है। यह तरंग किसी बाह्य विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। कहता ये तरंगे जो होते हैं किसी भी बाह्य विद्युत, कोई भी ये जो आपका प्रकाश जो होता है, प्रकाश किसी भी बाह्य विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। ये तरंगे
परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण एवं व्यतिकरण के गुणों का प्रदर्शन करता है। तो ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो आपको पता होगा जो प्रकाश की जो तरंगे होती है, आप उसमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन ये सभी पढ़ते होंगे, तो यही गुण दर्शाते हैं। फिर देखिए कहता है निर्वात में चलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन समान कलाओं में होते हैं। तो कहता है इसमें जो है विद्युत क्षेत्र और फिर कहता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन समान कलाओं में होते हैं। तो यह भी याद रखिएगा, किसी भी स्थान एवं क्षण पर E/B का मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है, मतलब c के बराबर होता है। फोटोग्राफिक प्लेट एवं आँखों के रेटिना पर प्रभाव डालने के लिए इस तरंग का विद्युत क्षेत्र उत्तरदायी है। तो कहता है कि मतलब अगर आँख पर अगर प्रभाव पड़ता है फोटोग्राफिक प्लेट या फिर आँख के रेटिना पर कौन प्रभावित करता है, तो जो विद्युत क्षेत्र होते हैं, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। फिर देखिएगा अगला पॉइंट है कि ये इन तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व तथा औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बराबर होते हैं। तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए कहता है इन तरंगों के साथ संवेग, यहाँ देख लीजिए ये अब आ जाता अगला पॉइंट कि इन तरंगों के साथ संवेग भी संबंधित रहता है। जिस सतह पर यह तरंग गिरता है उस पर दाब डालती है, तो उस पर क्या करेगा, दाब डालेगा। तो ये हो जाएगा। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्ण स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप पढ़ते होंगे। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों को मूलतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वे जो मानव नेत्र को प्रभावित करते हैं जिसको कि दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वे मानव नेत्र को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये उसको हम अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो प्रभावित करने वाले किरण कौन कौन है, जैसे कि गामा है, एक्स है, परावैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो। आवृत्ति इसका क्या होता है, आवृत्ति आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा और तरंगदैर्घ्य आपको देखना पड़ेगा। कहता है दृश्य स्पेक्ट्रम यह प्रकाश तरंग है जो रेटिना को प्रभावित करते हैं। यह श्वेत प्रकाश होता है जो 7 रंगों का मिश्रण होता है। बैगनी से लाल वर्ण प्रकाश तरंगदैर्घ्य तक के बीच 7 रंगों का मिश्रण होता है। मतलब बैगनी वर्ण से लेकर के लाल वर्ण का प्रकाश तरंगदैर्घ्य तक के बीच 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसका खोजकर्ता कौन था, तो इसका खोजकर्ता न्यूटन था। तो आप कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर होता है, 7 कलर जो दिखता है, तो इसके बारे में कौन बताया था कि 7 कलर या फिर कोई भी प्रकाश 7 कलर से मिलकर के बना हुआ, तो ये न्यूटन साहब ने ही बताया था। तो यह भी बात याद रखिएगा। फिर देखिए कहता है दृश्य वर्णक्रम क्या होते हैं, तो दृश्य जो वर्णक्रम जो होते हैं, जैसे हो गया आपका बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल हो गया। तो इसको भिवियोर करके एक याद रखने का ट्रिक आता है कि भिवियोर करके आप याद रख सकते हैं कि VIBGYOR भिवियोर। तो इस प्रकार से याद आप रख सकते हैं कि भिवियोर जो होता है क्या होता है, वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर रेड। तो इस प्रकार से ये मतलब कि आप याद रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो भिवियोर मतलब क्या होता है कि वायलेट होता है, VI से वायलेट होता है, B से ब्लू होता है, मतलब फिर मतलब कि जैसे G से ग्रीन और Y से येलो हो जाएगा, जैसे लिखते हैं ना भिवियोर, अभी जैसे जो लिखे थे हम, जैसे VIBGOR। तो VI से भिवियोर मतलब VI से वायलेट हो जाएगा, वायलेट मतलब जिसको आप क्या कहते हैं, बैगनी कहते हैं। B से ब्लू हो जाएगा जिसको आप नीला कहते हैं। G से ग्रीन हो जाएगा जिसको आप हरा कहते हैं। Y से येलो हो जाएगा, O से ऑरेंज हो जाएगा नारंगी कलर, और R से रेड हो जाएगा। तो 7 कलर हो जाता है। देखिए शुरुआत में इसका क्या है कि आपको इस कलर का अगर मतलब रंग चाहिए, 7 मतलब रंग उसमें होना चाहिए। तो सूर्य हो गया, या फिर लैंप का जो रोशनी होता है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसमें लैंप का जो रोशनी होता है उसमें भी आप देख सकते हैं।
लैंप तथा अन्य प्रकाश के स्रोत। परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, उच्च कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में आता है तो भी वह क्या करता है कि 7 कलर का उत्सर्जित करता है, क्या तरंग को उत्सर्जित करता है। उपयोग देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो ये विबग्योर जो होता है इस प्रकार से ये जो होते हैं ये आपको देखने में हेल्प करते हैं। अदृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है इस स्पेक्ट्रम लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य, बैगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें आती है। अदृश्य स्पेक्ट्रम को 2 भागों में बांटते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम से कम आवृत्ति एवं अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंग इसमें अवरक्त तरंग कहलाती है और सूक्ष्म एवं रेडियो तरंग आती है। सूक्ष्म रेडियो तरंग आती है। दृश्य स्पेक्ट्रम से अधिक आवृत्ति एवं कम तरंग दैर्ध्य की तरंग है, इसमें पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें तथा गामा किरणें आती है। जैसे आवृत्ति के आधार पर अगर लिखा जाए, जैसे गामा हो जाएगा, एक्स किरण हो जाएगा, फिर अल्ट्रा मतलब कि रेज हो जाएगा, फिर मतलब कि जहाँ से भी से मतलब कि क्या हो जाएगा विजिबल रेज हो जाएगा, इनविजिबल रेज हो जाएगा। और इसी प्रकार से है कि एम है, आर है, और फिर तरंग के आधार पर अगर कहिए तो फिर जैसे कि जाए इस प्रकार से हो जाएगा। और ऊर्जा के आधार पर कहिए तो सबसे पहले ज़्यादा ऊर्जा होता है गामा का। तो इस प्रकार से ये क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा इस क्रम को। जैसे आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं गामा, एक्स, पराबैंगनी और दृश्य तरंग, फिर अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। तो इस प्रकार से, और ये जो विबग्योर जो आपको हम लिखाए थे, विबग्योर क्या था कि ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखा हुआ था, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ था। तो तरंग दैर्ध्य के अगर बढ़ते क्रम की अगर बात किया जाए, जैसे कि यहाँ पर है तरंग के आधार पर, तो तरंग के बढ़ते क्रम के अनुसार से इस प्रकार से हो जाएगा कि जैसे गामा किरण, एक्स किरण, मतलब फिर अल्ट्रा जो रेज होते हैं वे हो जाएंगे, विजिबल रेज हो जाएंगे। फिर मतलब कि जैसे आई से यहाँ पर मतलब क्या हो जाएंगे, आई से मतलब कि इंफ्रारेड हो जाएंगे, अवरक्त किरणें जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड हो जाएंगे। फिर एम से मतलब कि जैसे आपको माइक्रोस्कोपिक रेज हो जाएंगे, या फिर माइक्रो मतलब रेज हो जाएंगे। फिर आर से मतलब कि आपको क्या हो जाएगा, आर से यहाँ पर है ना, आर से रेडियो तरंग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, ये तरंग के आधार पर हो गए। और अगर बात कीजिएगा कि आवृत्ति के आधार पर, तो आवृत्ति के आधार पर आपको उल्टा करके लिख देना है, आवृत्ति के आधार पर उल्टा करके लिखना है। और तो आप इसको याद कैसे रखिएगा, जैसे होता है ना कि जो गामा हो गया, एक्स किरण हो गया, अल्ट्रा मतलब वायलेट, अल्ट्रा मतलब जो रेज हो जाता है वो हो गया। फिर मतलब जैसे यहाँ पर देखिए कह भी रहा था कि जो अदृश्य तरंग जो होते हैं, कहता दृश्य स्पेक्ट्रम से कम आवृत्ति एवं अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंग इसमें अवरक्त तरंग है। सूक्ष्म एवं रेडियो तरंग आता है, सूक्ष्म तरंग आता है और रेडियो तरंग आता है। तो अवरक्त तरंग हो जाएंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे, या फिर रेडियो तरंग हो जाएंगे। और दृश्य स्पेक्ट्रम से अधिक आवृत्ति एवं कम तरंग दैर्ध्य की तरंग, जैसे इसमें पराबैंगनी किरणें हो जाएंगे, एक्स किरणें हो जाएंगी, और फिर गामा किरणें हो जाएंगी। इसमें क्या है कि दृश्य स्पेक्ट्रम से अधिक इसका आवृत्ति होता है, और कम तरंग दैर्ध्य होता है। इसका कम तरंग दैर्ध्य होता है और आवृत्ति बहुत ज़्यादा होता है। कम तरंग दैर्ध्य होता है और आवृत्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है आवृत्ति। आप देख सकते हैं कि आवृत्ति जो है इसका ज़्यादा अंक इसका गामा का, एक्स का और अल्ट्रा का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दृश्य स्पेक्ट्रम से अधिक आवृत्ति एवं कम तरंग दैर्ध्य की तरंग इसमें जैसे पराबैंगनी किरणें हो जाएंगे, एक्स किरणें हो जाएंगे, और फिर गामा किरणें हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा पराबैंगनी किरणें हो जाएंगे, एक्स किरणें हो जाएंगे, गामा किरणें हो जाएंगे। तो ये दृश्य स्पेक्ट्रम से अधिक आवृत्ति का है। देख रहे हैं कि ये विजिबल रेज है, और विजिबल रेज से अधिक आवृत्ति का है, ये आवृत्ति अधिक हो जाएगा। लेकिन विजुअल रेज से अगर तरंग दैर्ध्य की अगर बात किया जाए तो इन सभी का तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है।
तो इन सभी का तरंग दैर्ध्य क्या है? तो विजुअल रेज से ज़्यादा आवृत्ति का और कम तरंग दैर्ध्य वाले किरण कौन कौन हो जाएंगे? तो ये अल्ट्रा पहले हो जाएगा, फिर एक्स किरण हो जाएगा, फिर गामा किरण हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और अगर ऐसा कहा जाए कि आवृत्ति कम लेकिन तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, जैसे इसमें था ना कि आवृत्ति कम आवृत्ति एवं अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंग, इसमें अवरक्त तरंग आ जाएंगे। सबसे पहले क्या है इसमें? तो अल्ट्रा वायलेट किरण, अल्ट्रा वायलेट रेज हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले इंफ्रारेड रेज जो होते हैं इंफ्रारेड, तो वो हो जाएंगे। फिर मतलब कि इसमें एम से माइक्रो रेज हो जाएंगे, फिर आर से रेडियो तरंगे हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार के तरंग हैं। तो आपको कभी अगर तरंग के आधार पर मतलब प्रकृति के आवृत्ति के आधार पर कहेगा लिखने के लिए, तो अब लगता है कि आप शायद लिख पाइएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाता है, मतलब इसमें सबसे पहले क्या होता है विजुअल, और फिर इंफ्रारेड हो जाएंगे, कम आवृत्ति में इंफ्रारेड हो जाएंगे, और फिर मैग्नेटिक, और फिर ये तरंग दैर्ध्य के माध्यम में अगर बात की जाए तो इंफ्रारेड, और फिर रेडियो वेव। इन सभी का तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है ऊर्जा के आधार पर। तो गामा का एक्स का मतलब उल्टा करके लिख दीजिएगा, जस्ट लाइक मतलब आवृत्ति जिसका ज़्यादा होगा, आवृत्ति का जो क्रम होता है ना वही क्रम किसका होता है? ऊर्जा का मतलब आधार होता है। तो ऊर्जा का आधार अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर अब हमको लगता है अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो अब आप लिख सकते हैं। तो देखिए कहा जाता है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवरक्त किरण जिसको इंफ्रारेड कहते हैं, तो इंफ्रारेड की तरंग दैर्ध्य मतलब 7.8 मतलब इस प्रकार से इतना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। और आवृत्ति इसका इतना है। तो खोज इसका विलियम हर्शेल ने किया था। तो आप इतना याद खाली रख सकते हैं कि जो आपका अवरक्त किरण होते हैं, जो इंफ्रारेड जो किरण होते हैं, उसका खोज कौन किया था? तो विलियम हर्शेल 1800 ईस्वी में किया था। स्रोत इसका क्या है? सूर्य से आपको क्या मिलेगा? सूर्य से आपको इंफ्रारेड, टंगस्टन लैंप, सिलिकॉन कार्बाइड की छड़ जो है तो ये छड़ वाला ग्लोबर। फिर उपयोग इसका क्या है कि कोहरे या फिर धुंध में फोटोग्राफी आपको करना है तो इंफ्रारेड का प्रयोग कीजिएगा। अंधेरे में अगर रन क्षेत्र में गुप्तचरी मतलब रोगियों के सेकाई में, अंधेरे में अगर रन क्षेत्र में मतलब युद्धभूमि में अगर आपको क्या करना है कि गुप्तचरी करना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रोगियों के सेकाई में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर टीवी रिमोट कंट्रोल में भी आप इसका कर सकते हैं। टीवी जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें इंफ्रारेड मतलब तरंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि टीवी में अगर आप जो रिमोट देखते होंगे तो उसमें कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने से इन तरंगों की मतलब उत्पत्ति होता है। आप मतलब किसी भी पदार्थ को अगर गर्म कीजिएगा तो आपको मतलब इंफ्रारेड आपको मिलेगा। अतः उसमें विकिरण भी कहते हैं, साधारण इन्हें अवशोषित कर लेता है। अतः इनके अध्ययन के लिए रॉक सॉल्ट के प्रिज्मों अथवा लेंसों का मतलब प्रयोग किया जाता है। या प्रकाश कोहरे या तथा धुंध में भी बिना प्रकीर्णित हुए संचरित होती है। तो ये क्या होता है कि धुंध में जो है ना बिना मतलब प्रकीर्णित हुए भी ये संचरित होने वाला मतलब क्या होते हैं? रेज होते हैं। तो इसीलिए इसका खोज इंफ्रारेड इसको कहते हैं। और इनका खोज कौन किया था? तो इंफ्रारेड का खोज जो किया था वो विलियम हर्शेल किया था। और इसका देखिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर देखिए सूक्ष्म या फिर माइक्रो तरंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रोवेव का क्या प्रयोग है। इसका तरंग दैर्ध्य इतना होता है, आवृत्ति इतना होता है। खोज जो है मतलब हर्ट्ज किया था, जो होता है ना हर्ट्ज का मात्रक, मतलब कि जैसा आप पढ़ते हो हर्ट्ज किसका? आवृत्ति का मात्रक है। तो सूक्ष्म या फिर माइक्रो तरंग जिसको माइक्रोवेव्स बोलते हैं, तो माइक्रोवेव्स का खोज 1888 ईस्वी में किया गया था। और उसका जो विलियम हर्शेल जो किया था 1800 ईस्वी में किया था। देखिए 1800 ईस्वी में विलियम हर्शेल इंफ्रारेड का खोज किया था। तो इंफ्रारेड का खोज हो जाएगा। और फिर अगर सूक्ष्म या फिर माइक्रो तरंग की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं तरंग दैर्ध्य आवृत्ति याद करने की जरूरत नहीं है। खोज बस याद रखिए कि हर्ट्ज क्या था, 1888 ईस्वी में इसका खोज किया था। स्रोत देख लीजिए, स्रोत क्या है? विशेष प्रकार की इलेक्ट्रॉन नलिकाओं जैसे कि मैग्नेट्रॉन जो होती है तथा या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम मतलब क्लाइस्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है आपका स्रोत इसका क्या है कि विशेष प्रकार की जो इलेक्ट्रॉन नलिकाओं जैसे कि मैग्नेट्रॉन जो होती है तथा
क्लाइस्ट्रॉन जो होते हैं। तो उपयोग क्या है, कृत्रिम भू उपग्रह के द्वारा संचार प्रणाली में जो आपका मतलब कि जैसे भू उपग्रह जो होते हैं उनके द्वारा संचार प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। संचार प्रणाली में आप माइक्रोवेव्स का ही प्रयोग करते हैं। रडार संचार में जो रडार जो आपका काम करता है किस मतलब वेव के आधार पर काम करता है, तो इसमें वेव जो होता है वो कौन सा, रडार में जो वेव होता है तो वो होता है सूक्ष्म वेव होता है, जिसको कि आप माइक्रोवेव्स भी बोलते हैं। टेलीविज़न संचार में एवं माइक्रो ओवन में मतलब कि जो आप खाना जो पकाते हैं ना माइक्रो ओवन पर, तो उसमें भी मतलब कि माइक्रो ओवन पर भी क्या होता है कि सूक्ष्म किरण होती है। सूक्ष्म तरंगे एक पतले कीलापुंज के रूप में बिना ऊर्जा क्षय के बहुत दूर तक सीधी रेखा में वायुमंडल के पार जा सकती है। कहता है कि सूक्ष्म तरंगे एक पतले कीलापुंज के मतलब रूप में बिना ऊर्जा क्षय के बहुत दूर तक सीधी रेखा में वायुमंडल के पार जा सकती है। फिर कहता माइक्रो ओवन में ये तरंगे उन्हीं खाद्य पदार्थों को गर्म करता है जिसमें जल होता है उसी को बस मतलब वह गर्म करता है। फिर देखिए रेडियो तरंग की अगर बात किया जाए तो रेडियो वेव्स जो होते हैं, अब रेडियो वेव्स के बारे में भी पढ़ लीजिए कि इसका खोज मार्कोनी ने किया था। जो रेडियो का खोज किया था ना, रेडियो का खोज जो किया था मार्कोनी, और जब रेडियो तरंग मिल गया होगा तो फिर मतलब रेडियो का आविष्कार किया होगा, तो यही मार्कोनी ने किया था। कहता है विद्युत चुंबकीय दोलन से उत्पन्न होता है। ये इसका स्रोत क्या है, तो विद्युत चुंबकीय अगर दोलन करता है, विद्युत चुंबकीय के दोलन से मतलब क्या होते हैं, हम लोग पढ़े थे ना कि जो विद्युत चुंबक, तो उसको आप दोलन अगर करवाइएगा, विद्युत चुंबकीय को अगर आप दोलन करवाते हैं, उस दोलन से आपको कौन सा किरण मिलेगा, तो रेडियो तरंग मिलेगा। तो इसको रेडियो संचार में मतलब उपयोग किया जाता है। 500 किलोहर्ट्ज तक की तरंगों का पृष्ठीय तरंग के रूप में संचरण होता है। कम दूरी तक के रेडियो प्रसारण के लिए मीडियम वेव का प्रयोग किया जाता है, इसे भू तरंगे कहते हैं। अधिक दूरी के रेडियो संचार के लिए शॉर्ट वेव, जिनकी तरंगदैर्घ्य 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच हो सकती है, तो उनका प्रयोग करके व्योम तरंगे भेजी जाती है। फिर कहता है पृथ्वी सतह से 80 किलोमीटर तक स्थित आयन मंडल रेडियो तरंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। तो पृथ्वी सतह से 80 किलोमीटर ऊपर स्थित आयन मंडल रेडियो तरंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। यह भी याद रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कौन करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब ये आयन मंडल करता है। अब देखिए पराबैंगनी किरण के बारे में हम लोग भी जान लेते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं, तो उसका खोज अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं, पराबैंगनी किरण जो यह भी सूर्य से निकलता है। तो यह कहा जाता है कि यह रीटर मतलब कि जैसे 1801 ईस्वी में रीटर इसका खोज किया था। स्रोत कार्बन आर्क जो होते हैं या हाइड्रोजन तथा हीलियम विसर्जन नलिका निर्वात वाले गर्म स्पार्क, तो उससे यह उत्पन्न होते हैं। कहता स्रोत हैं और उपयोग कीटाणुओं को नष्ट करने में शुद्ध घी, हीरे, जवाहरात, सर्टिफिकेट एवं करेंसी नोट की शुद्धता का पता लगाने में क्या होता है कि मतलब आप जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। पुराने दस्तावेज़ की जांच के लिए अल्ट्रा वायलेट किरण का उपयोग होता है। यह पराबैंगनी किरण ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ओजोन परत 1650 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। तो कहा जाता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है जब सूर्य से आती है तो फिर क्या होता है, उसको ओजोन परत मतलब अवशोषित कर लेता है। फिर कहता है कि ये किरणें पुराने दस्तावेजों की जांच में भी उपयोगी होती है, इसीलिए इसे प्रकाश रसायन क्रियाशील किरणें भी कहते हैं, मतलब एक्टिनिक रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये किरणें पुराने जो दस्तावेज जो होते हैं उनकी भी जांच कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा था कि इसको हम प्रकाश रसायन क्रियाशील किरणें भी कहते हैं, तो इसको हम प्रकाश रसायन क्रियाशील भी किरण कहते हैं। साधारण कांच इन किरणों को भी अवशोषित कर लेता है। इनके अध्ययन के लिए प्रयुक्त प्रिज्म व लेंस क्वार्ट्ज या कैल्साइट के बने होते हैं। तो या फिर प्रिज्म व लेंस के बने होते हैं क्वार्ट्जाइट या फिर कैल्साइट के बने होते हैं। जो प्रिज्म या फिर लेंस जो बने होते हैं क्वार्ट्जाइट या फिर कैल्साइट के बने होते हैं। पराबैंगनी किरणें मनुष्य के शरीर की हड्डियों में विटामिन डी के निर्माण को प्रेरित करता है। कहता विटामिन डी जो है बनने को प्रेरित करता है। एक्स किरणें क्या होता है, अब देखिए अगर एक्स किरण की अगर बात किया जाए तो इसका भी तरंगदैर्घ्य इतना होता है, आवृत्ति इतना। खोज इसका रोन्जोन ने किया था। एक्स किरण का खोज किसने किया, यह बार बार प्रश्न पूछा जाने वाला चीज़ है कि इसका खोज किसने किया था, तो रोन्टजन ने किया था।
तो आप इसको याद रखिएगा कि रोंटजन हो जाएगा। और 1885 ईस्वी में क्या था, स्रोत जब कैथोड किरणों या फिर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज किसी उच्च गलनांक वाले भारी तत्व जैसे कि टंगस्टन मॉलिब्डेनम पर आघात करता है, मतलब जो तीव्रगामी जो इलेक्ट्रॉन पुंज होते हैं अगर टंगस्टन मॉलिब्डेनम पर अगर आघात अगर करते हैं तो फिर क्या होते हैं, तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। इसका उपयोग टूटे हड्डियों का पता लगाने में, धातुओं के क्रिस्टल संरचना का पता लगाने में, और फिर मतलब कि फिर कहता है सीटी स्कैन में, और फिर इसको एंजियोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन में किस किरण का प्रयोग करते हैं, तो एक्स किरण का ही प्रयोग करते हैं। और देखिए दूसरा कि धातुओं के जो क्रिस्टल संरचना होता है, जो उसका किस प्रकार का अंदर का संरचना होता है, तो वो संरचना का भी पता करने में हम एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। फिर आता है गामा किरण। तो गामा किरण का क्या है कि गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड या हेनरी बैक्वेरल ने किया था। तो हेनरी बैक्वेरल हो जाएगा, तो याद रखिए पॉल बिलार्ड या फिर हेनरी बैक्वेरल हो जाएगा इसका खोज। स्रोत रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न होता है, जो भी रेडियोधर्मी पदार्थ होता है उसमें से क्या होता है, गामा किरण उत्पन्न होते हैं। उपयोग क्या है कि इसका कैंसर के इलाज में, बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में, उत्प्रेरक की क्रिया विधि का पता लगाने में। कहता है कि लैब में जैसे कि कोई भी बीज अगर बनाया जा रहा है तो उसको लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। उत्प्रेरक की क्रिया विधि का पता लगाने में, जितना भी जैसे उत्प्रेरक हैं तो उनके क्या कार्य होते हैं उनका भी पता लगाने में। पौधों पर उर्वरक के प्रभाव के अध्ययन में एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। पौधा पर उर्वरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, गामा किरण का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन मतलब किया जाता है, तो क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि अवरक्त। देखिए सबसे पहले हम आपको मतलब यहाँ अब देखिए जितना भी आप पढ़े हैं उस चीज़ का मतलब यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है मतलब क्या कर सकते हैं, आप इसको आंसर देना पड़ेगा। तो कहता है अवरक्त वर्णक्रम होता है। अवरक्त का मतलब क्या होता है, इंफ्रारेड जो होता है उसको हम अवरक्त किरण कहते हैं। तो अवरक्त किरण वर्णक्रम होता है कैसा, तो रेडियो तरंग एवं सूक्ष्म तरंग के बीच में होता है। तो रेडियो और सूक्ष्म के बीच में होता है, गलत बात है। सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य क्षेत्र के बीच में होता है या दृश्य तरंग के बीच में होता है, तो ये सही हो जाएंगे कि सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य तरंगों के बीच में यह होता है। तो ये बात सही। देखिए बी नंबर में लिखा हुआ भी है कि बी नंबर आपको छोटा करके बताते हैं, ये बी नंबर में लिखा हुआ भी है कि अवरक्त वर्णक्रम सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य तरंगों के बीच होता है और अवरक्त तरंग की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। तो आपको बताए भी थे कि अवरक्त वर्णक्रम का खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शेल ने किया था। तो यह भी चीज़ को आप याद रखिएगा कि विलियम हर्शेल जो हो जाएंगे इसके खोजकर्ता हो जाएंगे। तो विलियम इसका क्या किया था, खोज किया था। अब देखिए कि अवरक्त तरंग की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। और फिर है कि पदार्थ, अब यहाँ देख सकते हैं कि फिर कहता है पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने से इन किरणों का उत्सर्जन होता है। अगर कहा जा सकता है कि इसका प्राप्ति हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अगर बहुत ही उच्च ताप पर पदार्थ को अगर गर्म किया जाता है तो फिर आपको ये इंफ्रारेड आपको निकलेगा, या फिर उसमें इसको विकिरण भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस किरण को या किस रेज को हम उसमें विकिरण भी बोलते हैं, तो उसमें विकिरण जो होते हैं उनको हम इंफ्रारेड बोलते हैं। यह कोहरे तथा धुंध में भी बिना प्रकिरणित हुए संचरित होता है और इसीलिए आप फोटोग्राफी इससे कर सकते हैं दूर तक, मतलब कि या युद्ध भूमि में आप दूर तक देख सकते हैं किसी भी मतलब चीज़ को। तो ये क्या होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। फिर देखिए कि दूसरा किरण आपका हो जाता है कि दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक्स किरणें उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो एक्स किरण कैसे उत्पन्न होता है, अणुओं का खंडित होने पर होता है, या परमाणु ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होने पर होता है,
यह नाभिक ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होने से होता है या फिर रेडियोधर्मी विखंडन से होता है। तो अणुओं का खंडित होने पर या परमाणु ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होने पर नाभिक ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होना या फिर मतलब रेडियोधर्मी विखंडन होना। तो आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही तीव्र गति से अगर इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है, आप किसी भारी मतलब जो मेटल होते हैं आप उस पर अगर बम्बार्डमेंट करते हैं तो वहाँ पर से क्या होता है कि एक्स किरण उत्पन्न होता है, वहाँ से एक्स किरण उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा स्तर में, नाभिक ऊर्जा स्तर में परिवर्तन। तो बी नंबर में देखिए परमाणु ऊर्जा स्तर में परिवर्तन जो होता है, परमाणु के ऊर्जा स्तर में परिवर्तन जो होता है, मतलब ये आंसर हो जाएगा कि क्या है कि देखिए इसमें भी है कि जब तीव्र वेग से चलने वाली कैथोड किरणें किसी उच्च द्रव्यमान तथा अनुभार वाले धातु से टकराती है तो फिर एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। तो मतलब यह इसे रोजन किरणें भी कहते हैं, क्योंकि इसका खोज किसने किया था, तो रोंटगन ने किया था, इसलिए रोजन किरणें भी कहते हैं। रोजन ने ही इसका खोज किया था। इसे कुलिज नलिका द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसको कुलिज नलिका मतलब कि जो क्या होता है, एक नली में बहुत ही तीव्र गति से मतलब इलेक्ट्रॉन को गुजारा जाता है और फिर मतलब कि यह निकलता है। तो इसे हम कुलिज नलिका द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी तरंग दैर्ध्य दीर्घतम होती है। तरंग दैर्ध्य अगर दीर्घतम की अगर बात किया जाए तो किसका हो जाएगा, पराबैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है कि जी किसका ज़्यादा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ का जो क्रम आपको हम बताए थे, वेवलेंथ का क्रम जो बताए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ का क्रम क्या होना चाहिए। तो कहता है दीर्घतम किसका हो जाएगा, तो दीर्घतम जो हो जाएगा आपको, जैसे यहाँ 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से बताना आपको कि पराबैंगनी किरण का हो जाएगा या गामा किरण का हो जाएगा या दृश्य तरंगों का हो जाएगा या फिर दृश्य तरंगों का हो जाएगा या फिर अवरक्त किरण का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे 2 हम आपको बताए थे कि जो आवृत्ति का और ऊर्जा का जो क्रम होता है दोनों ही एक जैसा होता है, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है वो अपोजिट होता है। अपोजिट मीन्स क्या, जैसे विबग्योर आप याद किए होंगे तो आपको हम बताए थे कि विबग्योर का आप क्रम याद कीजिए कि VIB मतलब GYOR विबग्योर, और इसमें हम बोले थे कि इस दिशा में चलिएगा तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। तो आप इतना जान लीजिए कि इस दिशा में चलेंगे तो आप तरंग दैर्ध्य को आप बढ़ा सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या देखे थे कि जो तरंग जो आपको कौन कौन तरंग मिलता था, सबसे पहले आपको गामा तरंग मिलता था ना। सबसे पहले आपको कौन सा तरंग मिलता था, यहाँ जैसे लिखिए तो यहाँ पर गामा तरंग हो जाएगा। फिर देखिए कि आपको अल्फा तरंग मतलब एक्स तरंग मिलता था तो एक्स हो जाएगा। फिर आपको मतलब कि पराबैंगनी किरण मिलता था जिसको कि आप अल्ट्रा वायलेट रेज भी बोलते हैं। फिर आपको मतलब कि मिलता था दृश्य तरंग जिसको कि आप विजुअल रेज भी बोलते हैं। फिर आपको मतलब कि इंफ्रारेड मिलता है। फिर आपको माइक्रोवेव मिलता है। फिर आपको क्या मिलता है, लास्ट का रेडियो तरंग मिलता है। तो ये R हो जाएगा। तो इस दिशा में चलिएगा तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा और इधर चलिएगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगा और ऊर्जा भी बढ़ेगा और ऊर्जा भी बढ़ेगा, ऊर्जा भी इसी प्रकार से बढ़ेगा। तो आपको पूछ रहा है निम्न में किसकी तरंग दैर्ध्य दीर्घतम है, तो आप देख लीजिए कि पराबैंगनी प्रकाश से, तो पराबैंगनी को अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। तो ये यहाँ हो जाएगा, पराबैंगनी हो जाएगा। फिर देखिए गामा मतलब किरण हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। फिर दृश्य तरंग यहाँ हो जाएगा और फिर अवरक्त किरण कहाँ हो जाएगा, इंफ्रारेड यहाँ हो जाएगा। तो आप देखिए कि तरंग दैर्ध्य का क्रम तो इधर है, तो जो सबसे इधर होगा उसी को या क्या मानेंगे कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, तो इंफ्रारेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होना चाहिए। देखिए आंसर में क्या देता है, तो D नंबर में दिया है, सही दिया है कि निम्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों को, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवरक्त विकिरण की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है। तो आप इसको याद रखिएगा और इसका क्रम कुछ इस प्रकार से है। और अवरक्त विकिरण D नंबर ऑप्शन है। D नंबर मतलब क्या कीजिए, अवरक्त किरण। तो आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये सभी जो कर रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही कहे तो ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन इसलिए भी मतलब बनाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मतलब इससे कहिए तो बढ़िया मतलब कि क्वेश्चन और कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए भी मतलब इसको करना चाहिए। देखिए यहाँ बॉक्स में जो दिया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो और आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे क्या है कि अवरक्त विकिरण सूर्य, टंगस्टन लैंप आदि से उत्पन्न होता है।
अवरक्त जो किरण होता है, इंफ्रारेड जो होता है, इंफ्रारेड का मतलब उत्सर्जन कैसे होता है, तो इंफ्रारेड का अगर आप उत्सर्जन करना चाहते हैं तो आपको मतलब गर्म करना पड़ेगा। जैसे सूर्य हो गया, टंगस्टन लैंप हो गया, आप उसको भी अगर गर्म कर रहे हैं, आदि से उत्पन्न जो होते हैं उन सभी से मतलब इंफ्रारेड उत्पन्न होते हैं। तो मतलब किसी को आप गर्म करके मतलब ऐसा आप कर सकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ है, टीवी रिमोट कंट्रोल में है, रोगियों की सिकाई में है, तथा अंधेरे में फोटोग्राफी में उपयोगी में भी कर सकते हैं। अगर कोहरा लगा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, जो होता है ना, मतलब कि जैसे ठंड के मौसम में बहुत ही ज़्यादा कुहासा लगा हुआ रहता है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं फोटोग्राफी। फिर कहता है चौथा क्वेश्चन है कि एक्स किरण एवं गामा किरण में अंतर को प्राप्त किया जा सकता है इनके वेग द्वारा, या फिर इनके आयनीकरण क्षमता द्वारा, इनकी तीव्रता द्वारा, या उत्पन्न करने की विधि द्वारा। उत्पन्न करने की विधि द्वारा, इनकी आयनीकरण क्षमता द्वारा, इनकी तीव्रता के आधार पर, इनके वेग तीव्रता के आधार पर कर सकते हैं। उत्पन्न करने की विधि द्वारा तो कहता है एक्स किरणें व गामा किरणों में अंतर प्राप्त किया जा सकता है इनके उत्पन्न करने की विधि द्वारा। अंतर से एक्स किरणों की उत्पत्ति उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के धातु के प्लेट से टकराने से उत्पन्न होती है। तो देखिए कि एक्स किरण कैसे हम उत्पन्न कर रहे हैं कि उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के धातु के प्लेट से टकराने के बाद होता है। और फिर इन गामा जो किरणें की उत्पत्ति होती है रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन से होते हैं, नाभिक के विखंडन से होते हैं। तो ये हो गया विभेद हो गया। फिर देखें कि सर्वाधिक विभेदक विकिरण किसको कहते हैं। तो सर्वाधिक जो विभेदक का मतलब जो पेनिट्रेटिंग, जिसका मतलब पेनिट्रेटिंग किरण किसको कहते हैं, तो जो गामा किरण जो होती है ना, उसका वेधन क्षमता मतलब सबसे ज़्यादा होता है। सभी जितने भी अभी आप चुंबकीय विद्युत तरंग पढ़े हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़े हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गामा किरण का क्या है कि सर्वाधिक विभेदीकरण आपको मिलेगा। ये भी आप याद रख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में सर्वाधिक विभेदक क्षमता वाला विकिरण गामा किरण है। और इसका तरंगदैर्घ्य कुछ इस प्रकार से होता है कि 6 × 10⁻13 मीटर से लेकर के 1 × 10⁻10 मीटर होता है। यह आवेशहीन, द्रव्यमानहीन लेकिन प्रकाश के वेग से गमन करने वाला विकिरण होता है। तो यह भी देखिए, बात को याद रखिए कि यह आवेशहीन होता है। देखिए बॉक्स आपको इसलिए भी मतलब पढ़ा रहे हैं कि बॉक्स में एक्स्ट्रा जो फैक्ट दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आवेशहीन हो जाएगा, द्रव्यमानहीन हो जाएगा, लेकिन प्रकाश के वेग से गमन करने वाला विकिरण भी इसको कहा जा सकता है कि ये प्रकाश के वेग से मतलब गमन करने वाला विकिरण है। मतलब कि प्रकाश के स्पीड के चाल से यह गमन कर सकता है। देखिए साधारणतः कहता है, साधारणतः चिकित्सक आंतों की सीधी एक्स किरण चित्र नहीं लेते हैं। साधारणतः या चिकित्सक जो होते हैं, आंत जो होता है, आंतों का सीधी एक्स किरण चित्र नहीं लेते हैं, क्योंकि एक्स किरणें पड़ने पर आंतें फट जाएगी। एक्स किरण आंतों से पार नहीं जा पाएंगी। एक्स किरणें आंतों से पार तो हो जाएंगी, परंतु मतलब इनकी कोई उपयोग परछाई नहीं होती है। कहता है एक्स किरणों के आंतों से पर आते मतलब सूक्ष्म अंतराल के लिए भी लड़ने पर कैंसर हो जाता है। कहते हैं एक्स किरणों के आंतों से मतलब पर आते सूक्ष्म अंतराल के लिए भी लड़ने पर कैंसर हो जाता है। तो मतलब सी नंबर में है कि एक्स किरणें अगर पड़ता है तो आंतों से पार तो हो जाएंगे, परंतु इनकी कोई उपयोगी परछाई नहीं बन पाती है। तो इनका उपयोगी कोई परछाई नहीं बन पाता है, तो इसीलिए मतलब कहा जाता है कि साधारणतः चिकित्सक आंतों का सीधी एक्स किरण चित्र नहीं लेता है। फिर देखिए कि मतलब आंसर है कि सी में साधारणतः चिकित्सक आंतों का सीधी एक्स किरण चित्र नहीं लेते हैं, क्योंकि एक्स किरणें आंतों से सीधे पार हो जाएंगे, जिससे इनका कोई उपयोगी परछाई नहीं बनेगा। एक्स किरणों का उपयोग टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाने में, CT स्कैन, एंजियोग्राफी तथा पदार्थों की संरचना के अध्ययन में किया जाता है। तो अभी आपको हम ऊपर पढ़ाए भी थे कि एक्स किरण का उपयोग क्या क्या है।
क्या किसी भी पदार्थ का अगर संरचना अगर मतलब क्रिस्टल कैसा है, किस प्रकार का अंदर का संरचना है, तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदार्थ की संरचना के बारे में पता कैसे चलता है। यह एक्स किरण के माध्यम से चलता है, CT स्कैन करने में, एंजियोग्राफी में, या फिर हड्डियों का मतलब टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाना। अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि, जो अवरक्त किरण की जो तरंगदैर्घ्य होते हैं उसकी तरंगदैर्घ्य की कोटि कैसा होता है। देखिए ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ, हम आपको बोले थे कि याद नहीं करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ये भी आप देख लीजिए। ये कहता है कि अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होता है, जो इसको आप इंफ्रारेड बोलते हैं। तो आपको विजुअल रेज याद होना चाहिए। अगर आप विजुअल रेज अगर याद किए हुए हैं तो उसके आधार पर आप याद कर सकते हैं कि मतलब इतना एंगस्ट्रॉम से इतना होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे लगभग 7000 तक मतलब क्या होते हैं, विजुअल रेज होता है। विजुअल रेज का मतलब क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। और उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर कीजिएगा तो अवरक्त विकिरण का हो जाएगा। तो 7000 से सब कम ही दिया हुआ, तो ये नहीं होगा क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि विजुअल रेज का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो विजुअल रेज का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 100 एंगस्ट्रॉम तो होता नहीं है, या फिर मतलब उसका मैक्सिमम देखना है। तो मैक्सिमम तो 7000 होता है, तो 7000 से ये कम वाला, लेकिन हमको चाहिए क्या, 7000 से ज़्यादा वाला। तो 7000 से ज़्यादा वाला क्या है कि 1000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसी को हम मारेंगे। देखिए याद नहीं था, लेकिन खाली हम विजुअल रेज का याद किए हुए हैं, उसी से हम मार दिए। तो ये भी एक मतलब तरीका है पहचानने का। फिर देखिए कि 8 नंबर में क्या है कि निम्न में से किसकी वेदन क्षमता न्यूनतम होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अल्फा कण का या बीटा कण का, गामा कण का, ये तीनों की समान होती है। तो वेदन क्षमता अगर आपको पता करना हो तो वेदन क्षमता से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसका हो जाएगा, गामा किरण का हो जाएगा। इतना तो आपको पता है, लेकिन पूछ रहा है कि वेदन क्षमता न्यूनतम किसका होता है। तो न्यूनतम जो होता है अल्फा कण की वेदन क्षमता मतलब न्यूनतम होती है। जैसे अल्फा बीटा गामा बोलते हैं ना, तो अल्फा बीटा गामा, तो याद रखिएगा कि अल्फा का कम, फिर उससे ज़्यादा बीटा का, फिर उससे ज़्यादा गामा का। तो इस क्रम याद रखिएगा अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा, तो गामा का सबसे वेदन क्षमता ज़्यादा होता है। सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा की होती है। और अल्फा किरण हीलियम आयन से आपको प्राप्त होता है। या अल्फा किरण जो बोलते हैं, हीलियम आयन को बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि बताइए अल्फा किरण या अल्फा रेज किसको कहते हैं। तो ये मतलब हीलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं उसको हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस का मतलब होता है कि हीलियम में कितना मतलब कि मतलब होता है प्रोटॉन, दो प्रोटॉन को आप निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ मतलब क्या है 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इसमें खाली न्यूक्लियस ही बचेगा। प्रोटॉन को जब निकाल लीजिएगा तो न्यूक्लियस ही बचेगा। फिर कहता है कि बीटा विकिरण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा विकिरण जो होता है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाता है कि इसमें सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस ही बचेगा। हीलियम में क्या होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, और 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिएगा तो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है कि इसके पास 2 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियस बनाएगा, तो इसके पास क्या सिर्फ न्यूक्लियस ही बचेगा। इसलिए इसको हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस अल्फा किरण होते हैं। बीटा किरण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बीटा किरण जो होते हैं जो तीव्र गति से आप जो इलेक्ट्रॉन को मतलब तीव्रगामी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बीटा किरण बोलते हैं। और ये गामा किरण क्या होता है कि एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। तो सबसे विभेदन क्षमता किसका हो जाएगा, इसी का हो जाएगा। निम्न में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है। दूसरा नंबर विभेदन क्षमता बोल रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा तेज गति से चलेगा वही ना। देखिए इसका क्या है कि गामा किरण का आप जानते हैं प्रकाश की वेग के रफ्तार से चलता है। अब बताइए कितना रफ्तार से चलता होगा। और ये सभी क्या है कि इन सभी का जैसे ये तो हीलियम न्यूक्लियस है तो इसका कोई स्पीड ही मान के चलिए नहीं है। और बीटा विकिरण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है। कहता है तीव्रगामी, जो तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा विकिरण बोलते हैं। तो उसका भी प्रकाश के वेग से थोड़े मतलब कि ज़्यादा होगा, उससे कम ही होगा। और जान लीजिए कि जो प्रकाश के वेग से चलता है उसके पास क्या होता है, मास नहीं होता है। आप इलेक्ट्रॉन के पास जानते हैं कि मास है, तो इसका मतलब क्या है कि वह मतलब प्रकाश की चाल से नहीं चल रहा है। अगर प्रकाश की चाल से चलता तो वो मास विहीन हो जाता है। तो आप इससे भी अनुमान लगाएं। और जो ज़्यादा जितना ही स्पीड में चलेगा तो उसका विभेदन क्षमता मतलब पार करने की क्षमता किसी भी चीज़ को क्या होगा, ज़्यादा होगा।
निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है? तो कहता है गामा किरण की विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अब पूछ रहा है कि आवृत्ति किसका ज़्यादा होगा। तो आपको हम बताए थे कि आवृत्ति और फिर ऊर्जा का जो स्तर होता है उसका सेम ही क्रम होता है। मतलब कि आगे सबसे पहले गामा का हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आपका मतलब ये गामा रेज हो जाएगा, फिर आपका जो मतलब कि क्या होता है जो एक्स रेज होता है उसका होता है, फिर मतलब कि आपका जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है उसका होता है, फिर विजुअल रेज का हो जाएगा, फिर इंफ्रारेड का हो जाएगा। उसके बाद इंफ्रारेड के बाद माइक्रो हो जाएगा, फिर रेडियो हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये इधर जाइएगा तो आवृत्ति बढ़ता है। तो आवृत्ति इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है। तो आप देख लीजिए गामा किरण सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए गामा किरण की आवृत्ति क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो गामा किरण कहता है ये नंबर ऑप्शन की विकिरण की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो विकिरण की जो आवृत्ति होती है सर्वाधिक होती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आवृत्ति के आधार पर भी आप इसको याद रख सकते हैं कि गामा सबसे ज़्यादा इसका आवृत्ति हो जाएगा, फिर दृश्य का, फिर अवरक्त का, फिर रेडियो का। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग द्रव्यमान होते हैं। जितने भी जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं द्रव्यमानहीन होते हैं, आवेशहीन होते हैं तथा प्रकाश के वेग से गमन करने वाला विकिरण होते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे कि ये सभी जो होते हैं जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं द्रव्यमान होते हैं, आवेशहीन होते हैं तथा प्रकाश के वेग से गमन करने वाले विकिरण होते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा गामा किरणों की होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किसका होती है, गामा किरणों की होती है। अब जान लीजिए कि जैसे जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सभी तरंगे मतलब कि द्रव्यमानहीन होते हैं, आवेशहीन होते तथा प्रकाश के वेग से गमन करने वाले विकिरण होते हैं। फिर कहते हैं एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि कैसा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स किरण की जो तरंगदैर्घ्य की कोटि जो होता है कहता है कि यह सेंटीमीटर में होती है, माइक्रोन में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, फिर मीटर में होती है। तो तरंगदैर्घ्य की कोटि आप किस में माप सकते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में माप सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन एंगस्ट्रॉम है कि एक्स किरणों की मतलब तरंगदैर्घ्य की कोटि एंगस्ट्रॉम में होती है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि आप किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में या माइक्रोन में या फिर मीटर में। तो आप किस में मापते हैं, तो इसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। आप इस चीज़ को मतलब याद रखिएगा। ऐसे भी याद रखें 10⁻⁻10 और 10⁻⁸। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को आप क्या कहते हैं, 10⁻⁻10 मीटर को आप एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये भी याद रखें। तो वही कोटि रेंज पूछ रहा था कि इसका कोटि आप किस में दे सकते हैं। तो मीटर का मतलब तो समझ में करते हैं, मीटर के रेंज में तो होगा नहीं, एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर के रेंज में तो होगा नहीं, माइक्रोन के रेंज में तो होगा नहीं। ये किसके रेंज में है, तो ये रेंज में है, एंगस्ट्रॉम के रेंज में है। तो आपसे ये पूछ रहा था। तो मतलब अब ये भी कह सकते हैं कि सर हम कैसे पहचानेंगे, हमको तो याद तो मतलब होगा तभी नहीं मतलब सेंटीमीटर आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर कितना, सेंटीमीटर जहाँ आप जितना भी तरंग अभी पढ़े हैं सबका क्या देखे हैं कि बहुत ही मतलब कि जैसे तरंगदैर्घ्य की जो मतलब लंबाई होता है बहुत ही कम होती है, जिसको कि आप सेंटीमीटर, मीटर और फिर माइक्रोन ये सभी जो बोलते हैं, तो ये सभी उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा यूनिट हो जाएगा। तो आप एक ही ऑप्शन दिया होता है एंगस्ट्रॉम जो कि सबसे छोटा है, तो इसी को आपको करना था। आपको याद नहीं रखना, अभी बोल रहे हैं ना आपको याद नहीं रखना, बस मतलब दिमाग से चलना है, दिमाग से आप मतलब याद कर सकते हैं। फिर देखिए सामान्यतः दृश्य वर्णक्रम की सीमाएं क्या होती है। देखिए आपको हम बताए थे ना कि इसका जो सीमा जो होता है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। यहाँ देखिए बी नंबर में लिखा है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में मतलब क्या होता है, इसका होता है। आपको एक आया था ना कि अभी जैसे कि इंफ्रारेड का आप बताइए, तो इंफ्रारेड का क्या हो जाएगा, 7000 से 10000 हो जाएगा, 7000 से 10000 हो जाएगा। दृश्य प्रकाश देखने की अनुभूति प्रदान करता है। ये जो तरंग ये जो आपको पूछा, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको बताया अगर आपको देखना है किसी प्रकाश को तो आपका तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होना चाहिए, तो ये 4000 से 7000 होना चाहिए, इसी के बीच में रहेगा तो आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो इसका 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 1.8 इंटू में 10⁻⁷ मीटर तक मतलब कि जैसे तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है। और आवृत्ति की अगर बात किया जाती है 10 × 10⁻10⁴ से लेकर के 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में मतलब इसका होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर कहता है दृश्य का जो वर्णक्रम जो होता है, कहता है दृश्य
वर्णक्रम 7 रंगों से मिल करके बना होता है, तो यह भी आपको पता है। फिर देखिए लेजर क्या है, तो लेजर जो होता है, लेजर के बारे में कि तीव्र गति की न्यूट्रॉन किरणों का पुंज होता है, या फिर एक वर्णीय मतलब कहता है कला संबंध प्रकाश का एक क्या होता है, पुंज होता है, या तीव्र विभेदक एक्स किरण होते हैं, या एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश का एक पुंज होता है। तो कहता है डी नंबर में ऑप्शन की एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश का एक पुंज होता है, एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश का एक पुंज होता है, एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश का पुंज। लेजर किरणें दिशात्मक होता है, तीव्र होता है एवं बिना अवशोषित हुए दूर तक जा सकती है। तो बिना अवशोषित हुए दूर तक जा सकते, तीव्र भी होते, दिशात्मक होते। लेजर का आविष्कार 1960 ईस्वी में किया गया था। तो यह भी याद रखिए कि लेजर का आविष्कार कब किया गया था। देखिए इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा है इस चैप्टर में, मतलब इसमें इसको हम फिर भी करेंगे छोटा करके थोड़ा सा। आपको अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो देख सकते हैं कि निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि रेडियो तरंग जो होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे न्यूनतम पूछ रहा है। तो आवृत्ति सबसे आपको हम क्या बोले थे कि आवृत्ति इधर की दिशा में बढ़ता है, इधर की दिशा में अगर देखिएगा तो इधर की दिशा में आवृत्ति बढ़ता है, लेकिन अब बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसको लेना है। सबसे लास्ट में इधर क्या था, तो रेडियो तरंग था, तो आपको रेडियो तरंग में लगाना है कि रेडियो तरंग का हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना। गामा तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। फिर देखिए एक्स किरणें नहीं दर्शाएंगी प्रक्रिया, कौन सा प्रक्रिया एक्स किरण नहीं दर्शाती है। तो कहता है विवर्तन, ध्रुवण, या फिर विद्युत क्षेत्र द्वारा विवर्तन, या फिर व्यतिकरण। तो इसमें से क्या चीज़ ये नहीं दिखलाएगा, तो कहता है कि ये विवर्तन जो होता है एक्स किरणें नहीं दिखाएगा, विवर्तन जो है ना नहीं दिखाएगा, विवर्तन जो है क्या करेगा, नहीं दिखाएगा। ये सीधे क्या होता है कि ये पार हो जाता है कण से, मतलब कोई कण भी है तो उससे भी पार हो जाता है इस प्रकार से, ये विवर्तन नहीं दिखाएगा। तो कहता है कि और इसका खोज किसने किया था, तो एक्स किरण की खोज विलियम रोन्टगन ने किया था, और आवेशहीन होने के कारण ही विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र पर इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आवेशहीन भी होता है, तो इसीलिए इस पर जो है कोई भी प्रभाव चुंबकीय का या विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। और कहता है कि चुंबकीय तरंग इसका आवेशहीन शून्य होता है, जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यह भी याद रखिए। ओजोन की परत निम्नलिखित में किन तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को रोक देती है। तो ओजोन की परत जो होता है, हम पढ़े थे ना कि ओजोन की परत किसको रोक देता है, तो ये पराबैंगनी किरण को रोक देता है, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट रेज भी बोलते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जैसे 3 × 10⁻⁷ मीटर से कम के, या फिर 3 × 10⁻⁷ मीटर। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप कहिएगा कब इसको कैसे आप अथी करें, तो विजिबल रेज देखिए इसका अगर क्रम लिखिएगा, पराबैंगनी किरण कहाँ पर आता है। तो पराबैंगनी किरण आपको बताए थे, सबसे पहले गामा होता है, फिर होता है आपका एक्स होता है, फिर मतलब कि जैसे अल्ट्रा वायलेट किरण वही पराबैंगनी किरण होता है, फिर विजिबल रेज होता है, फिर इंफ्रारेड होता है। तो आपको अभी तुरंत विजिबल रेज का हम क्रम बताए थे कि विजिबल रेज का क्रम क्या होता है। इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो 10 की पावर, यहाँ पर देखे थे कि 10 की पावर माइनस क्या था, 10⁻⁷ मीटर था ना, मतलब कुछ ऐसा था कि ये 4 × 10⁻7 मीटर था। तो आप इसको देख ले, 10⁻⁷ मीटर से लेकर के मतलब कुछ था, लेकिन इससे कम ही होना चाहिए। तो 10⁻⁷ मीटर मतलब यहाँ 4 × 10⁻7 मीटर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको तरंगदैर्घ्य बोल रहा है। तो तरंगदैर्घ्य मतलब इधर बढ़ता है, इधर बढ़ता है, तो इसका मतलब विजिबल का तो ज़्यादा होना चाहिए तरंगदैर्घ्य, लेकिन इसका कम होना चाहिए। तो इसका कम कैसे होगा, इसका कम होगा कि अगर जैसे यहाँ पर है ना कि ये 3 × 10⁻⁷ मीटर से अधिक, तो सीन मतलब यहाँ पर ये 10⁻⁷ मीटर से मतलब कम। तो ये मतलब कि होना चाहिए, अगर इससे अगर कम होता है तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब ये पराबैंगनी किरणों को ये रोकता है। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, तरंगदैर्घ्य की जो विकिरण होना चाहिए इतना मीटर से कम होना चाहिए। तो तरंग कारण है कि आप जानते हैं कि इधर की तरफ बढ़ता है, तो विजुअल रेज का तो बढ़ना चाहिए, तो विजुअल रेज का ये, तो इसका इससे कम ही होना चाहिए। तो ये देखिए कम है ना, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, इसके बराबर तो होता नहीं है, इससे कम ही होना चाहिए। तो वही है कि जैसे आप अगर विजुअल रेज के बारे में अगर सिर्फ जानते हैं तो आप मतलब क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर देखिए कि कहता है आयनोस्फीयर उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को झुका देती है जिनकी आवृत्ति क्या होती है।
तो आयनोस्फीयर जो होता है उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को झुका देते हैं जिसकी आवृत्ति। अब देखिए कि आयनोस्फीयर हम तुरंत अभी पढ़े थे कि रेडियो तरंग को क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देता है। तो आप अगर देखिएगा कि इसमें कितना हर्ट्ज होना चाहिए, तो हर्ट्ज दिया है, जिसे हर्ट्ज में देखिए कि इस प्रकार से आप देखिएगा कि सबसे पहले आप देखे थे ना कि इसमें लास्ट में आ रहा था रेडियो तरंग, तो लास्ट में रेडियो तरंग आ रहा था, तो सबसे ज़्यादा मतलब इसी का क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य होता है, रेडियो तरंग का ही तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो कहता है कि आयनोस्फीयर उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को झुका देती है जिनकी आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति कितना होना चाहिए, आवृत्ति 40 मतलब मेगाहर्ट्ज से अधिक होना चाहिए, या फिर 4000 मेगाहर्ट्ज से मतलब कि अधिक होना चाहिए, या कम होना चाहिए, कुछ निश्चित नहीं है। तो बी नंबर में देखिए 4000 मेगाहर्ट्ज से अधिक होना चाहिए। तो आप इसमें भी लगा सकते थे कि 40 मेगाहर्ट्ज से कम का तो बात ही नहीं, कम रहेगा तो फिर उस सब आ जाएगा, विजुअल उज्ज्वल भी आ जाएगा, तो विजुअल को थोड़े झुकाती है। तो आयन को मतलब सिर्फ मतलब किसको झुकाती है, सिर्फ और सिर्फ जो झुकाती है तो वह रेडियो तरंग को झुकाती है, कुछ निश्चित नहीं। मतलब ये बीन आयनोस्फीयर उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को झुका देती है जिनकी आवृत्ति 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि जो आयनोस्फीयर जो होता है 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक अगर ध्वनि का तरंग है तो उसको झुका देती है। पृथ्वी के ऊपरी मंडल 60 किलोमीटर से लेकर के मतलब 1000 किलोमीटर तक को आयन मंडल कहा जाता है, आयनोस्फीयर की परत पाई जाती है। अब देखिए इसमें हम आते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है मतलब इस प्रकार से देखिए कि यह दिन में और रात में इस प्रकार से इलेक्ट्रिक, और फिर F2 F1 E और D। रात के समय में केवल F परत का आयनीकरण होता है, कहता रात के समय में जो है केवल F जो परत होता है उसी से मतलब आयनीकरण होता है, जबकि E एवं D न्यूनतम आयनीकरण उत्पन्न करता है। E और D जो होता है न्यूनतम आयनीकरण उत्पन्न करता है। दिन के समय DE F1 और F2 परत आयनीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन रात के लिए अगर बात की जाए तो E और F ही केवल मतलब कि क्या करते हैं, कहता है कि रात के समय केवल F परत ही आयनीकरण करता है, जबकि E और D न्यूनतम विकिरण ही। एक विद्युत आवेश 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा। तो देखिए तरंग के वेग के सूत्र होता है कि v बराबर n लैम्डा होता है। तो यहाँ पर मतलब तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है कि तरंग दैर्घ्य विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो कहता तरंग के वेग यहाँ पर बोल रहा है कि एक 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है, दोलन कितना से कर रहा है तो इसका आवृत्ति है मतलब 10 मेगाहर्ट्ज। उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा। और तो n मतलब कि जैसे यहाँ पर क्या रखिएगा कि न्यू और फिर भी चाल और फिर ये तो 10 × 10⁸ मीटर जो होता है ये प्रकाश की चाल से आप जानते हैं कि ये जो होता है इतना मेगाहर्ट्ज अगर किसी का अगर आवृत्ति है तो प्रकाश की चाल से ही चलेगा। तो क्या होता है कि जैसे ये प्रकाश की चाल से चलेगा तो फिर मतलब 3 × 10⁸ हो जाएगा, 30 मीटर का हो जाएगा। 30 मीटर का मतलब इसका तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, 30 मीटर का तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग बराबर प्रकाश का वेग। विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होता है वो प्रकाश के वेग से चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करने के लिए हर्ट्ज में उपयोग किया जाता है LCR परिपथ, LC परिपथ या फिर CR परिपथ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होते हैं उत्पन्न करने के लिए हर्ट्ज में उपयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग अगर उत्पन्न करना है तो फिर उसको हर्ट्ज में उपयोग किया जाता है LC परिपथ में। इसका LC परिपथ रिजोनेटिंग सर्किट होता है या फिर ट्यून्ड सर्किट कहलाता है। यह सर्किट सिग्नल को उत्पन्न करता है, ये सिग्नल को उत्पन्न करता है जो निश्चित आवृत्ति का होता है। 19 में कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तरंग है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की परास कितना होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग जो होती है 4000 7000 है। निम्न में औसत्य कथन को पहचाने। दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य की परास इतना है तो निम्न में से औसत्य को पहचाने। पराबैंगनी प्रकाश जो होती है उनकी तरंग दैर्घ्य 4000 मतलब एंगस्ट्रॉम से कम होती है, यह बात सही है। अपरक्त प्रकाश की तरंग 7000 से मतलब 7000 होती है, गलत है। लाल अब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग में 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, बात सही है। बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 7000, ये गलत है, ये पूरा का पूरा गलत है। तो मतलब तो डी नंबर जो है पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी होती है। प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकार से चलते हैं, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ और फिर अनुप्रस्थ अपरागामी।
तो जो सी नंबर अनुप्रस्थ जो होते हैं इस प्रकार से सीधा मतलब चलते हैं तो ये हो जाएंगे। और फिर जैसे आपको देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे जो एक्स किरणें एवं गामा किरणें दोनों ही वैद्युत चुंबकीय तरंग है, निम्नलिखित में से एक कथन सत्य चुने हैं। यह क्वेश्चन जो था क्वेश्चन मतलब 37 क्वेश्चन था भी है, क्वेश्चन मतलब 10-12 वो क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप इसको केवल एक एक मतलब अथी से देख सकते हैं। चलिए 21 में एक्स किरण और फिर गामा दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंग निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो एक्स किरण और गामा किरण, तो एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होता है गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है, तो सही बात है। जहाँ पे क्रम में देख सकते हैं कि एक्स जो है दाहिना साइड आता है, ये फिर गामा बायां साइड मतलब दाहिना साइड वाला का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है। फिर मतलब एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होता है वो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य से कम होती है, ये बात गलत है। तो असत्य कथन यही होगा, चुनने का कह रहा था कि असत्य कथन में से सत्य कथन चुने, तो ये नंबर ही सही हो जाएगा सत्य कथन में। कथा समानता जो है एक्स की समानता की बात कर दिया, समानता ऐसा थोड़ा होता मतलब हरदम होता है, हरदम आपको मानना पड़ेगा। समानता लिखा इसलिए गलत हो गया था। गामा किरणों की आवृत्ति एक्स किरणों की मतलब आवृत्ति से कम होती है, एक्स किरणों की आवृत्ति से मतलब कि जो कम होती है, तो ये बात मतलब कि जैसे सही है कि कम होती है। और फिर मतलब कहता है कि जैसे एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति गामा किरणों के लिए इन राशियों से अधिक होती है, गामा किरणों के लिए इन राशियों से अधिक होती है, तो आवृत्ति थोड़े अधिक होता है, तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो आपको डी नंबर ऑप्शन मतलब कि चूज करना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे सिद्धांत का पालन करती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे सिद्धांत का पालन करती है, कौन सा पालन करेगा? अध्यारोपण व्यतिकरण ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर कहता है गामा किरण और एक्स किरण व पराबैंगनी किरणों के लिए आवृत्ति संबंध क्या हो जाएगा? तो गामा और एक्स के लिए जो और वह पराबैंगनी किरणों के लिए आवृत्ति आप जानते हैं कि बायां साइड बढ़ता है, तो बायां साइड कौन था? गामा था, फिर एक्स था और फिर पराबैंगनी था, तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों में यदि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र ई व बी है तब चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होगी, कहता है। तो इसका संचरण की दिशा क्या हो जाएगा? इसके लंबवत ई क्रॉस बी हो जाएगा, तो ई क्रॉस बी सही है, सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन देखिए किस प्रकार से है इधर, तो सी नंबर ऑप्शन है। तो आप भी जानते हैं लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है, लघुत्तम तरंग दैर्घ्य सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो फिर यह लघुत्तम तरंग दैर्घ्य अगर पूछ रहा है तो जो बायां साइड होगा उसका लघुत्तम होता है, जो दाहिना साइड होता है ना उसका ज़्यादा होता है। तो गामा किरण का हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो मूल स्रोत जो होता है परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेशों के निरंतर कंपन, विद्युत आवेशों के निरंतर कंपन। सी नंबर में होगा कि विद्युत आवेशों के निरंतर कंपन से चुंबकीय तरंग प्राप्त होते हैं। किसी की तरंग दैर्घ्य दीर्घतम होती है, किसी की तरंग दैर्घ्य किस तरंग दैर्घ्य दीर्घतम होगा? तो दीर्घ अगर करना है तो आपको दाहिना साइड इस प्रकार से जाना पड़ता था, दाहिना साइड, तो रेडियो तरंग का हो जाएगा। सी नंबर में रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, 10⁴ हर्ट्ज मतलब यहाँ पर बोल रहा है। फिर देखिए कहता है, फिर देखिए यहाँ पर कहता है कि समान रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्घ्य होती है। समान रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? तो आप जानते हैं कि ये 10⁻⁷ मीटर तो मतलब विजुअल रेज का होता है, तो लेकिन अगर आपको मतलब अल्ट्रा वायलेट का पूछ रहा है तो इससे कम ही होगा। देखिए क्वेश्चन 2 बार मतलब रिपीट कर दिया, तो यह नंबर में हो जाएगा कि इससे कम ही होता है, तो ये हो जाएगा। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग मतलब किस में किया जाता है? तो टेलीविज़न में कहता है सूक्ष्म तरंग का उपयोग किस में होता है? तो कहता है कि रेडियो प्रसारण में, टेलीविज़न में, रडार में या फिर उपरोक्त सभी में। तो आप जानते हैं सूक्ष्म तरंग का प्रयोग जो आप करते हैं तो किस में करते हैं? तो जो माइक्रो मतलब कि जैसे जो उसका हम डी में उपरोक्त सभी में करते हैं, रेडियो प्रसारण, टेलीविज़न, रडार सभी में करते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा विकिरण विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक अंश है? तो कहता है एक अंश हो जाएगा विद्युत चुंबकीय का एक अंश अल्फा किरण, बीटा किरण, कैथोड किरण, गामा हो जाएगा। याद रखिएगा। धरातल पर किरणों की अधिकतम आवृत्ति किस पर निर्भर करता है कि इसका प्रसारण संभव है? तो धरातल पर किरणों की अधिकतम आवृत्ति जो होता है जिस पर प्रसारण संभव है, तो कहा न कि जैसे यह
जो 40 मेगाहर्ट्ज जो होता है उससे अधिक के आवृत्ति को क्या करता है, मतलब अति करता है। तो ये देखिए 15 मेगा, तो कहता है धरातल किरणों का अधिकतम आवृत्ति जिस पर प्रसारण संभव है। तो सी नंबर में 1500 मतलब kc/s मतलब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कहता धरातल पर मतलब जो है kc मतलब किलो साइकिल पर सेकेंड, मतलब किलो साइकिल पर सेकेंड, पर 1 सेकेंड में 1 साइकिल, तो 1 किलो यहाँ पर मतलब कि 1500 है तो 15,000 भी बोल सकते हैं। इस प्रकार साइकिल हो जाएगा। पृथ्वी से वायुमंडल में प्रचुरता में होता है। पृथ्वी वे वायुमंडल में प्रचुरता में क्या होता है, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण या फिर नीले रंग के विकिरण। तो अवरक्त किरण जो है ना वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होता है। कृत्रिम उपग्रह द्वारा दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सा है। तो कृत्रिम संचार के लिए जो आप प्रयोग करते हैं दूर संचार के लिए कौन सा तरंग, तो रेडियो। ये नंबर सूक्ष्म तरंग का प्रयोग जो है दूर संचार के लिए किया जाता था। अभी आप याद रखिएगा, यह आपको सब पढ़ाया हुआ है। फिर कहता निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि सी बराबर क्या था कि जो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि सी बराबर 1/√μ0 इंटू में एप्सिलॉन नोट। इस प्रकार से निर्वात में आप चुंबकीय तरंगों की चाल को आप व्यक्त कर सकते हैं 1/√μ0 इंटू में एप्सिलॉन नोट। इसको आपको याद रखना पड़ता है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। लेकिन यह भी याद रख लीजिएगा चुंबकीय तरंग जो होते हैं प्रकाश के वेग से चलते हैं और आवेशहीन होते हैं। आयनोस्फीयर के मुख्य घटक क्या होते हैं। तो फिर कहता है कि आयनोस्फीयर के जो मुख्य घटक जो होते हैं ए नंबर में इलेक्ट्रॉन व धन आयन होते हैं। ओजोन परत जीव सेल की रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, जानते होंगे आप। तरंग दैर्घ्य की दृश्य परास सेंटीमीटर में होती है। कितना सेंटीमीटर होती है तरंग दैर्घ्य दृश्य परास। तो दृश्य परास आप जानते हैं कि आपको 10 की पावर मतलब कि जो -7 से लेकर के -7 ही होना चाहिए। तो ये मतलब कि आपको बी नंबर ऑप्शन होगा 7 × 10 की पावर -5 से लेकर के 4 × 10 की पावर -5 मतलब कि इसके बीच में हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये जान लिए थे, देखिए यहीं तक था तो इसको मतलब कि देख लिए। तो चलिए मतलब कि तब तक के लिए मतलब कि यहीं तक रहने देते हैं। फिर मतलब लास्ट में थोड़ा तेज़ी मतलब चलना पड़ा, समय ज़्यादा मतलब कि जैसे हो रहा था इसीलिए। तो चलिए फिर जो है मतलब आपको आगे की क्लास में ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए मतलब इतना ही रहने देते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।